हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज मैं सभी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन ऐसे यानी स्पेशल एजुकेशन आईडीडी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का पेपर नंबर 12 जो नाम है आपका मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विथ हाई सपोर्ट नीड्स। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स का अवेयर हैं कि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर के आई हूँ जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर योर एग्ज़ाम्स। बट मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन ओनली दिस क्वेश्चंस। यानी जो भी मैं क्वेश्चंस को बताऊँगी उनको आपको तैयार करना है, बट डिपेंडेंट नहीं रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना ये होता है कि जो कोई भी फैकल्टी मेम्बर है, अगर वो आपको क्वेश्चंस को बताता है तो वो लिमिटेड हो जाते हैं, ओनली उन्हीं क्वेश्चंस को ही तैयार करके एग्ज़ाम में जाते हैं। तो हम लोग आप लोगों को ये नहीं कहते हैं कि आप ओनली उन्हीं क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर करके जाएं। आप लोग प्लीज़ उनको तो अच्छे से तैयार कीजिए, बट आप अपने सिलेबस में जितने भी आपके यूनिट्स हैं और सब यूनिट्स हैं उनको भी कंप्लीट करके जाए, सो दैट आप लोगों को अगर इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस ना पूछे जाए तो एटलीस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसको अच्छे से तैयार कर लें। सो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में आपके जैसे फुल फॉर्म्स दी गई है, लेकिन अभी जो आप लोगों के लेटेस्ट जो आप लोगों के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों को फुल फॉर्म्स को भी पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है जिसमें आपको ऑप्शंस दी जाती है, और साथ ही साथ आप लोगों को 1 मार्क में एज ए डिफिनीशन भी पूछा जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि IFSP को अगर पूछा गया है तो व्हाट इज़ IFSP दिया तो मैम ने तो ओनली फुल फॉर्म ही बताया है, तो आप उसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं कि IFSP क्या है। अगर हम IFSP की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट SUPORT एंड प्रोग्राम PROGRAMME। आई रिपीट कि आपको क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइप से पूछा जा सकता है। एक तो आपको फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म में ऐसे एज इट इज़ लिखना है। सेकंड, आप लोगों को अगर मल्टीपल चॉइस में है तो आपको 4 ऑप्शन दी जा सकती है जिसमें आपको इसका फुल फॉर्म दिया होगा और एक पे आपको टिक करना है। एंड थर्ड, व्हाट इज़ IFSP आपको पूछा जाता है तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि व्यक्तिगत पारिवारिक सहायता प्रोग्राम हम लोग कह सकते हैं, कार्यक्रम हम लोग कह सकते हैं, है जिसमें जो भी दिव्यांगजन हैं उनके परिवारजनों को क्या सहायता प्रदान की जाती है। अब IFSP को हिंदी में क्या कह सकते हैं हम लोग, व्यक्तिगत परिवार सहायता कार्यक्रम। अब बहुत सारे बच्चों का ये जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका ये मानना है कि मैम क्या हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में फुल फॉर्म को प्रॉब्लम आ रहा है, लर्न नहीं हो पा रही है, तो आप लोग हिंदी में भी इसकी फुल फॉर्म को लिख सकते हैं। अब व्यक्तिगत परिवार सहायता हमने जैसे बोला कि जो भी दिव्यांगजन है उनके परिवारजनों को सहायता प्रदान की जाती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ HSN। HSN का मतलब क्या है, अब आप लोग अपने पेपर का देखेंगे तो उसमें बार बार बात की गई है हाई सपोर्ट नीड की। तो HSN बहुत सारे मैंने देखा है कि गलत भी बच्चे लिखते हैं, कोई भी कहीं नेट पे सर्च कर लेते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में और स्पेशली आपके अगर हम लोग पेपर की बात करते हैं तो HSN का मतलब होता है हाई सपोर्ट नीड की। हाई सपोर्ट नीड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उच्च समर्थन। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है UDL। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है आपके। UDL में हम लोग अगर बात करते हैं तो या इंग्लिश में यूनिवर्सल, इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। और अब हिंदी में अगर हम इसकी बात करते हैं तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का मतलब होता है सीखने के लिए वैश्विक ढांचा। इसके बाद में नेक्स्ट है SDLMI।
STLMI का मतलब होता है, S मतलब कि सेल्फ, D का मतलब होता है डिटरमिन्ड, DETERMINED, L इज लर्निंग एंड M का मतलब होता है मॉडल एंड इसके बाद में मॉडल ऑफ, I मतलब इंस्ट्रक्शन। जब भी हम लोग हाई सपोर्ट नीड की बात करते हैं या जो दिव्यांग जन होते हैं उनको सिखाने के लिए क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसका यूज़ किया जाता है उनको पढ़ाने के लिए। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है AAC, ये हम बार बार इसको पढ़ते आए हैं। AAC का मतलब होता है A ऑगमेंटेटिव, AUGMENTATIVE, ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। C मतलब COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। अब ऑगमेंटेटिव को हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, संवर्धित। इसको भी आप लोग कुछ फुल फॉर्म्स को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, बट कुछ ऐसी होती है जिनको आप हिंदी में अगर लिखते हैं तो मीन चेंज हो सकता है। संवर्धित और हिंदी में जो आपका AAC है उसका मतलब है संवर्धित और वैकल्पिक, अल्टरनेटिव को हम लोग कहते हैं वैकल्पिक संचार, जो कम्युनिकेशन है। तो दिस आर द मेनली फुल फॉर्म्स। इसके अलावा जो भी फुल फॉर्म्स रहेगी उनको मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो में बता दूंगी। तो फर्स्ट तो आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, पार्ट बी में है जैसे, तो इसमें आप लोगों को 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। फर्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मतलब बहुविषयक दल लिखा गया है। अब आप लोगों को बहुविषयक दल, बहुविषय तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सभी सब्जेक्ट्स के हम लोग कह सकते हैं कि टीम। जब भी स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो कोई भी एक टीचर बच्चे के साथ में काम नहीं कर सकता है। कोई भी दिव्यांग जन है, स्पेशल स्कूल की बात करते हैं तो ओनली स्पेशल एजुकेटर के काम करने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं लाई जा सकती। तो इसके लिए क्या रहता है कि जो सभी विषयों के विशेषज्ञ होते हैं वो एक साथ मिलकर के काम करते हैं, जिसमें हम लोग अगर बात करते हैं OT को हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सक। अब व्यावसायिक चिकित्सक की अगर हम बात करते हैं तो क्या करता है, जो भी दिव्यांगजन जिनको फाइन मोटर संबंधी प्रॉब्लम होती है, सूक्ष्म क्रियाओं को करने में, जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम लोग बात करते हैं मसल्स के, स्मॉल मसल्स का अगर वर्क करने में दिक्कत आती है तो उसके लिए क्या थेरेपीज को प्रोवाइड करता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। जैसे लिखने में अगर बच्चे को पेन को होल्ड करने में, अगर पकड़ने में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सेवाएं देता है। PT का मतलब होता है फिजियोथेरेपिस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक चिकित्सक। अभी हम लोग बात करें हैं कि बहुविषयक दल। फर्स्ट हमने क्या बोला, OT, सेकंड बोला PT, जो भौतिक चिकित्सक होता है। फिजियोथेरेपिस्ट मतलब जो ग्रॉस मोटर स्किल को, यानी कि जो हमारे लार्ज मसल्स होते हैं अगर उनको वर्क करने में प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए थेरेपिस्ट को, फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। अब थर्ड जो हमारा रहता है दैट इज़ स्पेशल एजुकेटर, जो हम लोग बात करते हैं विशेष अध्यापक। अब टीम में और कौन सा शामिल होता है, विशेष अध्यापक, जो एज ए टीम काम करता है, अध्यापक। एंड फोर्थ में जो हम लोग टीम में अगर मेंबर की बात करते हैं तो वो रहता है हमारा ST, स्पीच थेरेपिस्ट, वाणी चिकित्सक। जिन भी बच्चों को भाषा संबंधी या कम्युनिकेशन हम लोग कह सकते हैं कि उससे संबंधी दिक्कत होती है, उनके लिए क्या है, वाणी चिकित्सक काम को करता है, चिकित्सक। एंड वाणी चिकित्सक के बाद में हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक,
जो बच्चों की IQ टेस्टिंग करता है या जो दिव्यांग जन होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके समस्यात्मक व्यवहारों को क्या करता है, वो निदान करता है। मनोवैज्ञानिक, ये 5th हमारा टीम मेंबर था जो बहुविषयक दल का हम लोग कह सकते हैं कि सदस्य रहता है। एंड इसके बाद में एक रहता है हमारा 6th में सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता। आप लोगों को नोट्स तो मिल जाएंगे, बट आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको नोट्स को रीड आउट करूं, बट आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए इसका मैं पूरी कोशिश करूंगी। सोशल वर्कर, तो ये जो 6 हम लोग कह सकते हैं कि विषय जो विशेषज्ञ होते हैं वो सब एक साथ मिल कर के काम करते हैं और जो भी दिव्यांगजन होता है उसमें सुधार लाते हैं। और इसके बाद में है हमारा सेकंड की रेस्पाइट केयर। रेस्पाइट केयर की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है राहत देखभाल। जो भी दिव्यांगजन होते हैं उनको राहत देखभाल देना बहुत ही ज़रूरी होता है। राहत देखभाल हम लोग कह सकते हैं कि दिव्यांगजन है, चाहे वो ऑटिस्टिक बच्चा है, हम लोग हाई सपोर्ट नीड की बात करते हैं तो ऑटिस्टिक बच्चा जिनमें बहुत सारी हम लोग कह सकते हैं कि बिहेवियर प्रॉब्लम है, या फिर CP बच्चा है, सेरिब्रल पॉल्सी हम लोग बोलते हैं, प्रमस्तिष्क पक्षाघात वाला बच्चा, तो जो हम लोग कह सकते हैं हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चे होते हैं जिनको उच्चतम हम लोग कह सकते हैं कि सहायता की आवश्यकता होती है, ऐसे बच्चों के लिए क्या करते हैं, राहत देखभाल की आवश्यकता रहती है। और राहत देखभाल हम लोग कह सकते हैं कि दिन के कुछ घंटों के लिए भी हो सकती है। राहत देखभाल ऐसा नहीं है कि आप होल डे के लिए, आप लोग राहत देखभाल को दिन के दौरान कुछ घंटों के लिए भी दे सकते हैं या रात भर कुछ हफ्तों जैसे लंबी हम लोग कह सकते हैं अवधि के लिए भी हो सकती हैं। यानी कि आप दिन में भी, और लंबे टाइम की अगर हम बात करते हैं फॉर फ्यू वीक्स, इट्स डिपेंड ऑन हम लोग कह सकते हैं कि नीड, जो भी दिव्यांगजन है उसकी नीड पर डिपेंड करता है, आवश्यकता पर निर्भर करता है कि उसको कितनी केयर की ज़रूरत रहती है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसको सहपाठी शिक्षण हम लोग कह सकते हैं, सहपाठी शिक्षण कहते हैं। सहपाठी नाम से क्लियर भी हो जाता है। सहपाठी मतलब कि एक हम लोग कह सकते हैं कि एक कक्षा का छात्र दूसरे छात्रों को पढ़ाता है। यानी कि अगर हम लोग पीयर ट्यूटरिंग की बात करते हैं, अगर हम एक क्लासरूम में देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट ब्राइट है जिसको जल्दी समझ में आ जाता है, और कुछ ऐसे क्लास में स्टूडेंट रहते हैं जो स्लो लर्नर हैं, स्लो लर्नर बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए जो क्लास में ब्राइट स्टूडेंट है या जिसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, टीचर उसको अलाउ करता है कि वो जो भी धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है उसको उस टॉपिक को क्लियर कराए इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। यानी कि जो शिक्षक क्लास का है उसके एब्सेंस में जो ब्राइट स्टूडेंट है वो जो क्लास में बच्चे जिनको नहीं समझ में आया है सिखाता है या पढ़ाता है। अब अगर हम पीयर ट्यूटरिंग की बात करते हैं तो पीयर ट्यूटरिंग में जब भी पीयर ट्यूटरिंग कराना होता है तो टीचर को ये ध्यान रखना होता है कि जो बच्चा सिखाने वाला है वो ना तो 3 साल से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। गैप हिंदी में ही लिख रही हूँ मैं, यानी कि जो अदर क्लासमेट्स हैं उनसे ना तो 3 साल बड़ा होना चाहिए और ना ही 3 साल वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ईगो की कहीं ना कहीं फीलिंग हो सकती है कि अगर 3 साल बड़ा अगर स्टूडेंट बच्चों को पढ़ाता है जो अदर क्लासमेट है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो अदर हैं वो हेजिटेशन को फील कर सकते हैं। अगर छोटा है तो वहाँ पर जो बड़े स्टूडेंट रहते हैं क्लास के वो कहीं ना कहीं ईगो की फीलिंग रखते हैं कि हमें ये कैसे पढ़ा सकता है। तो इससे टीचर एज वेल एज स्टूडेंट सबको ही बेनिफिट होता है। अगर पीयर ट्यूटरिंग की बात करते हैं तो पीयर ट्यूटरिंग से अगर टीचर की बात करते हैं तो टीचर के टाइम की बचत होती है,
कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है। और अगर हम लोग स्टूडेंट के जो भी पढ़ा रहा है स्टूडेंट उसकी बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जो अदर स्टूडेंट्स हैं क्लास के वो भी विदाउट हेजिटेशन, विदाउट हम लोग कह सकते हैं किसी हिचकिचाहट के, जो उनका क्लासमेट है उससे वो अपने जो भी उसकी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको वो पूछ सकता है। अब नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो फोर्थ वन है कि लगाव की शैलियाँ। कि अगर हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स हैं, अगेन आई रिपीट कि डोंट डिपेंड ओनली ऑन दिस क्वेश्चंस। आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ को ध्यान रखना है कि ओनली इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों ने फोकस एरिया नहीं बनाना है, आपने अपने सिलेबस को भी कवर करना है। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट स्टाइल, तो उसमें मेनली 4 टाइप्स के कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं अटैचमेंट स्टाइल है, लगाव की शैलियाँ हैं। जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो सिक्योर, SECURE, सिक्योर हम लोग कह सकते हैं कि अटैचमेंट स्टाइल, अटैचमेंट स्टाइल जिसको हम लोग कहते हैं सुरक्षा लगाव शैली। अब सुरक्षा अगर हम लोग बात करते हैं कि लगाव शैली, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी उनके अपने करीबी होते हैं उनके बीच में खुद को सिक्योर, सेफ समझते हैं और संतुष्टि की उनकी कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन की, या सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि की उनमें क्या रहती है, फीलिंग रहती है, भावना रहती है। वो सेटिस्फाई होते हैं, उनको लगता है कि जब वो किसी के भी जो भी उनका क्लोज वन है उनके साथ में है तो वो क्या सेफ रहते हैं। और कहीं ना कहीं वो क्या रहते हैं, जो भी किसी के भी साथ में अगर बॉन्ड को बनाते हैं तो वो उनका बॉन्ड क्या रहता है, मीनिंगफुल रहता है, अर्थपूर्ण रहता है। कहीं ना कहीं वो दूसरे पे क्या करते हैं, ट्रस्ट को करते हैं। अब ये तो हमारा फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं कि टाइप था। अब सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं अटैचमेंट स्टाइल की तो उसमें है अवॉइडेंट, AVODANT। अवॉइडेंट का मतलब क्या है, अवॉइडेंट हम लोग कह सकते हैं कि स्टाइल, STYLE। अवॉइडेंट में अगर हम लोग बोलते हैं हिंदी में तो परिहार स्टाइल हम लोग कह सकते हैं कि लगाव के जो हम लोग शैली बात, परिहार शैली या परिहार लगाव शैली। अब इसमें हमारा क्या, अवॉइड का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अवॉइड, किसी को भी हम परिहार करते हैं या हम लोग बर्खास्ती, हम लोग की मतलब किसी के साथ में ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि अटैच नहीं रहते हैं। इस तरह के अटैचमेंट स्टाइल में क्या रहते हैं कि लोग कहीं ना कहीं क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। जो भी बच्चा है या कोई भी हम लोग बात करते हैं दिव्यांगजन है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं और इमोशनली भी दूसरों के साथ में अटैचमेंट रखने से बचते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे दिव्यांग बच्चा है, अब अवॉइडेंट जो हम लोग अटैचमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या रहता है, जैसे मदर अगर किसी काम से घर से बाहर गई है और बच्चा घर पे है, तो अगर मदर जब वापस घर आ रही है तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा अपनी मदर के प्रति कि उसकी माँ उससे दूर थी। तो ऐसे लोग ज़्यादा, या हम लोग कह सकते हैं बच्चे इमोशनली ज़्यादा अटैच नहीं रहते हैं अपने पेरेंट्स के। एंड ये तो सेकेंड टाइप था। अब इसके बाद में जो थर्ड है दैट इज़ एनेक्सिस, ANXIOUS। अब इसमें हम लोग, या एंड रेजिस्टेंट, RESISTANT, तनाव हम लोग कह सकते हैं कि लगाव शैली,
अब इसमें क्या रहता है, कहीं ना कहीं जो भी बच्चे हैं या जो दिव्यांगजन हैं वो क्या रहते हैं, तनाव की स्थिति में रहते हैं। यानी कि जैसे ज़िद करना या कोई भी उनकी डिमांड पूरी नहीं होते हैं तो वो ज़्यादा क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं, या किसी के साथ में भी इमोशनली हम लोग कह सकते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड, DISORGANISED, डिसऑर्गेनाइज्ड। डिसऑर्गेनाइज्ड का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अव्यवस्थित, लगाव शैली, अव्यवस्थित लगाव। इस लगाव वाले शैली के जो भी बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं वो क्या रहते हैं, चिपकू व्यवहार के रहते हैं। चिपकू व्यवहार जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं टाल मटोल करने वाले व्यक्ति होते हैं, या कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। उनमें स्थिरता की हम लोग कह सकते हैं कि अभाव रहता है, उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। उन्हें कोई भी अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई वास्तविक चीज़ है उसको जानना है तो उसमें भी उनको कठिनाई होती है। तो ये तो हमारे क्या है कि 4 मेनली अटैचमेंट के स्टाइल्स हैं जिनको मैंने आप लोगों को बताया है, नोट्स में भी आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद में जो 5th वन क्वेश्चन है दैट इज़ कि राइट डाउन द डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, यानी जो भी विकासात्मक अक्षमताएं हैं उसको आपने लिखना है। अब हम लोग पेपर को बार बार पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो भी डिप्लोमा के, तो आप लोगों ने पढ़ा भी है, आपने प्रैक्टिकल फाइल्स को भी बनाया है। तो जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं दिस आर मेनली 3 टाइप्स, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं, मैं लर्निंग डिसेबिलिटी LD हम बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे हम जानते हैं कि अधिगम अक्षमता एक तो ये है। अब हम लोगों को क्या बोला गया है कि विकासात्मक अक्षमताओं को लिखिए। अधिगम अक्षमता क्या है, जिन भी बच्चों को पढ़ने संबंधी समस्या आती है उनको क्या बोलते हैं, अधिगम अक्षम बच्चे बोलते हैं। और अब इसके बाद में जो सेकेंड हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी दैट इज़ ऑटिज़म। ऑटिज़म पे मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है। ऑटिज़म के क्या टाइप्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी विशेषताएं क्या है, कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं इनकी, क्या क्या प्रबंधन है, वो सब। तो ऑटिज़म भी हमारे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ऑटिज़म को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्वलीनता। स्वलीनता का नाम से ही क्लियर हो रहा है, मतलब कि अपने आप में ही लीन रहना है, स्वयं में लीन रहना, स्वयं में लीन रहना। ऐसे बच्चे हम लोग कह सकते हैं कि दूसरों के साथ में, चाहे पेरेंट्स ही हैं, उनके साथ में किसी भी तरह से अटैचमेंट नहीं रखते हैं, अपने आप में अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। अब ऑटिज़म के बाद में अगर हम लोग बात करते हैं जिसमें आप कोर्स कर रहे हैं IDD, पहले इसको MR के नाम से जाना जाता था, MR, उसके बाद में फिर ID के नाम से जाना जाने लगा और लेटेस्ट IDD है। IDD मतलब इंटेलेक्चुअल, सब स्टूडेंट्स को पता भी होगा क्योंकि सेकेंड ईयर के है तो ऑब्वियस से क्लियर होगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल, DEVELOPMENTAL, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, DISABILITY। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता। अब आप लोगों को जैसे ये 2 मार्क्स का ही दिया है तो आप लोग इनके नाम लिख करके ओनली 2 लाइन्स लिखोगे तो दैट विल बी सफिशेंट, वो सफिशेंट रहेगा। बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता नाम से ही क्लियर है कि जिन भी बच्चों का बौद्धिक विकास हम लोग कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट होता है, आधा या अधूरा होता है, और यह कितने वर्ष से पहले होती है, 18 वर्ष से पहले होती है। तो ये 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद में पार्ट C आ रहा है जिसमें आप लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे और इसमें आप लोगों को
फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ जो फर्स्ट वन है हमारा कि हाई सपोर्ट नीड क्या है, यानी कि आप लोग जैसे जो पेपर का नाम ही आपका दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाई सपोर्ट नीड। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि उच्च समर्थन, तो उच्च समर्थन के जो भी हम लोग बात करते हैं हाई सपोर्ट नीड की या हाई सपोर्ट नीड चिल्ड्रंस की बात करते हैं, तो जिन भी बच्चों को या जिन भी व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन के, दैनिक हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ATL, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप करने में कठिनाई होती है, और ऐसे जो दिव्यांगजन हैं जिनको दैनिक जीवन के गतिविधियों को या क्रियाकलापों को करने में जो भी समर्थन दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई सपोर्ट कहते हैं। और हाई सपोर्ट नीड्स आपको चिल्ड्रन भी पूछा जाता है, तो हाई जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से अधिक विकलांगता वाले जो भी बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनको शारीरिक मानसिक या हम उनको शारीरिक गतिविधियों को करने में समस्या आ रही है, या हम लोग मानसिक की बात कर रहे हैं मेंटल, क्योंकि 21 टाइप्स के डिसेबिलिटीज़ हैं, तो सब डिसेबिलिटी वाले बच्चों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी में काउंट करते हैं, जिनकी जो भी विकलांगता का स्तर जो है हम लोग कह सकते हैं 40% से अधिक का है, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है या मनोवैज्ञानिक है या अन्य किसी भी प्रकार के। अभी तो एसिड अटैक विक्टिम है या ब्लड रिलेटेड भी हम लोग डिसेबिलिटी है, तो मैंने 21 टाइप्स के डिसेबिलिटी पे भी पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। तो उनको जो दैनिक जीवन के या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उनको अगर कार्य जो भी क्रियाकलाप है या गतिविधियों को करने में कठिनाई होती है, उनको हम लोग कह सकते हैं हाई सपोर्ट नीड चिल्ड्रंस, और हाई सपोर्ट जो हम लोग उच्चतम दर की जो सहायता प्रदान करते हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है सरकार द्वारा दिव्यांगों को प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की संक्षेप में चर्चा करें। अब बहुत सारी हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। कल्याणकारी योजनाएं हम लोग कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल किया गया है, उनके लिए ऐसी योजनाओं को प्रदान किया गया है जिसके माध्यम से इनमें मैक्सिमम सुधार हो सके और ये भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होकर के सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सके। अब इसमें जो फर्स्ट योजना है वो हमारी क्या है, दिव्यांग, ये हम लोगों को क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। दिव्यांग पेंशन योजना। अब जैसे आप अभी हम लोग बात करते हैं कि डिसेबिलिटी की फील्ड में हैं, तो सबको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या इनके लिए योजनाएं हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट वन हम अगेन बात करेंगे दिव्यांग पेंशन की। जो भी 40% से अधिक कि दिव्यांगता वाले बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के भरण पोषण के लिए 500 रुपये के भरण पोषण के लिए कितना दिया जाता है, 500 रुपये तक की हम लोग कह सकते हैं कि राशि प्रदान की जाती है। दिव्यांग पेंशन के बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है कृत्रिम अंग, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल लिम्ब भी कहते हैं। तो कृत्रिम अंग या सहायक ये क्वेश्चन आपका सेकंड का है। सहायक हम लोग कह सकते हैं उपकरण योजना। अब इसमें भी आपका नाम से क्लियर हो रहा है कृत्रिम अंग या हम लोग सहायक उपकरण है कि जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए क्या है, आर्टिफिशियल लिम्स, यानी कि जिनके हाथ या पैर नहीं हैं उनको क्या दिए जाते हैं, उनको आर्टिफिशियल लिम्स को प्रोवाइड किया जाता है। और सहायक उपकरण में हम लोग कह सकते हैं कि ट्राईसाइकिल है और उसके अलावा हम लोग वैसाखी या केन हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वैसाखी। इसके बाद में व्हील चेयर है WHEEL।
व्हीलचेयर प्रोवाइड की जाती है। और कैलिपर्स हैं तो कैलिपर्स इनको दिए जाते हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, जैसे मैंने कहा कि निःशुल्क इनको अवेलेबल कराए जाते हैं। एंड इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो 2021 और 22 में 21 और 22 में क्या किया गया, जो दिव्यांग जन हैं उनको भरण पोषण अनुदान दिया गया। अब जो भी सरकार के माध्यम से जो दिव्यांग जन है उनके सहयोग के लिए क्या किया गया, अनुदान योजना संचालित की गई। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा घरौंदा नेशनल ट्रस्ट के अगर आप देखेंगे तो नेशनल ट्रस्ट के अकॉर्डिंग जो घरौंदा स्कीम को स्टार्ट किया गया दिव्यांगजनों के लिए, मेनली अगर हम नेशनल ट्रस्ट की बात करते हैं तो 4 डिसेबिलिटीज़ के लिए वर्क करता है। तो नेशनल ट्रस्ट एंटी एक्ट शॉर्ट में कहते हैं 1999। तो 1999 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, जो भी CP चाइल्ड है, सेरिब्रल पॉल्सी है, ऑटिज़म से ग्रसित हैं, या फिर MR हम लोग अभी जिसको IDD के नाम से जानते हैं, एंड MT मल्टीपल डिसेबिलिटी बहुविकलांगता। CP को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ऑटिज़म को हम लोग कहते हैं कि स्वलीनता, MR मतलब मानसिक मंदता, एंड MD मतलब बहुविकलांगता मल्टीपल डिसेबिलिटी। इन 4 के लिए ये क्या करता है, जो ये स्कीम है या हम लोग कह सकते हैं योजना है, ये कार्य करती है। घरौंदा आप नाम से क्लियर हो रहा है हमारा कि इस योजना के तहत क्या होता है, जो दिव्यांग जन हैं उनको आजीवन गुणवत्तापूर्ण देखभाल को, मतलब जो भी इन 4 डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे हैं या दिव्यांगजन हैं उनको क्या करता है, देखभाल आजीवन गुणवत्तापूर्ण देखभाल की गारंटी देता है, सर्विसेज की गारंटी देता है। एंड इसके साथ ही साथ नेशनल ट्रस्ट में ही निर्मया योजना NIRMAYA निर्मया, जो कि हम लोग कह सकते हैं स्वास्थ्य बीमा योजना। अब नाम से क्लियर हो रहा है कि जो दिव्यांग जन हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी, या हम लोग कह सकते हैं कि उनके स्वास्थ्य हेतु जो बीमा योजना है उसको प्रोवाइड किया गया है। यानी कि इसके तहत जो दिव्यांग जन हैं अगर उनको किसी भी तरह का OPD ट्रीटमेंट है, OPD उपचार हम लोग कह सकते हैं, ये सबको क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हम लोग कहते हैं मेडिसिन्स, जो भी दवाइयों के लिए, जांच के लिए, तो और इसी के साथ में दंत चिकित्सक हैं, दंत चिकित्सा यानी कि दांतों की चिकित्सा है, तो इनको क्या किया जाता है, स्वास्थ्य हम लोग कह सकते हैं कि बीमा योजना को दिया गया। तो इसके माध्यम से क्या है, जो 1 लाख रुपए तक का हम लोग कह सकते हैं कि कवरेज को प्रोवाइड करती है, यानी कि 1 लाख तक का इनके लिए उपचार जो है वो क्या होता है, निःशुल्क होता है, जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए। और इस तरह की सर्विसेज को पाने के लिए इनके पास में क्या होना चाहिए, अगर आपको कोई भी नॉट ओनली निर्मया योजना या स्वास्थ्य बीमा योजना, बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं उसके लिए जो भी दिव्यांग जन हैं उनके पास क्या चाहिए, UDID हम लोग कह सकते हैं कार्ड जो बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, कार्ड नंबर चाहिए और उसकी नामांकन संख्या ज़रूरी रहती है। एंड इसी के साथ ही साथ व्यक्ति का 40% से अधिक का विकलांगता या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही ज़रूरी है, देन ही जो सर्विसेज है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके बाद में है हमारा कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को हिंदी में क्या कहा गया है, आत्मनिर्देशन से सीखना क्या है। आत्मनिर्देशन अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने सीखने की ज़रूरतों का निदान करने, यानी कि जो भी व्यक्ति है उसके सीखने क्या ज़रूरी है, उसके लिए सीखने की ज़रूरतें क्यों, उसकी ज़रूरतें क्या है और सीखने के लिए लक्ष्य
क्या है उसको तैयार करता है, और भौतिक जो भी चिकित्सक हम लोग कह सकते हैं, भौतिक जो भी संसाधन है उसकी पहचान करता है और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए क्या करता है, वो सीखता है। एंड इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन आता है कि डिस्कस ऑन द असिस्टेंस सपोर्ट नीडेड फॉर हाई सपोर्ट नीड ग्रुप एट चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था में उच्च सहायता आवश्यकता समूह के लिए आवश्यक सहायता समर्थन पर चर्चा करें। अगर अब हम लोग बात करते हैं कि सीखना क्यों ज़रूरी है, तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं अवस्था में उच्च सहायता आवश्यकता वाले जो समूह के जितने भी हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति हैं या हाई सपोर्ट नीड वाले जो भी बच्चे हैं, उनके लिए असिस्टेंस के ऊपर हमने चर्चा करना है। तो बहुत ही आवश्यक रहता है कि जो भी बाल्यावस्था का जो समय होता है या स्टेज होती है, चरण होता है, उसमें जो भी दिव्यांगजन हैं उनको सही रूप से सहायता प्रदान करना, सो दैट वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपने जो भी दैनिक जीवन के एडियल हम लोग कहते हैं एक्टिविटीज़, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को कर सके वो आत्मनिर्भर होकर के। क्योंकि जब भी हम दिव्यांगजनों की बात करते हैं, अगर उनको आप टाइम से आइडेंटिफाई नहीं करते, उनके समस्याओं को और निदान नहीं करते हैं, तो समस्या कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इनको दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी सिखाना बहुत ही ज़रूरी रहता है, सो दैट ये आत्मनिर्भर होकर के बिना किसी निर्भरता के अपने जो क्रियाकलाप है उनको कर सकें। एंड सेकेंड थिंग हम लोग बात करते हैं असिस्टेंस की, सहायता की ज़रूरत इसीलिए रहते हैं सो दैट ये शारीरिक, जब बाल्यावस्था में हम लोग इनको असिस्टेंस का मतलब इसमें ये नहीं है कि इन बच्चों को हर चीज़ आप करके दोगे, नो। इसका मतलब ये है कि जो भी इनके लिए सर्विसेज है, सेवाएं हैं, थेरेपीज हैं, हम लोग चिकित्सा की बात करते हैं, वो सब हमें देना है, जिसमें चाहे ओटी है, पीटी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, या साइकोलॉजिकल हम लोग कह सकते हैं कि इनकी काउंसलिंग करना है। तो किसी भी तरह के हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं, वो इनको अर्ली स्टेज पे ही इनको वो देना बहुत ज़रूरी रहते हैं, सो दैट ये शारीरिक रूप से भी क्या हो सके, आत्मनिर्भर हो सके और आत्मनिर्भर होकर के ये काम कर सके। और अगर हम लोग बात करते हैं असिस्टेंस की और सपोर्ट नीडेड की, कि जो भी हाई सपोर्ट नीड ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, तो अगर हम लोग अर्ली स्टेज पे इनको ये सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, तो वे आत्मनिर्भर होकर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी, और ऑलराउंड डेवलपमेंट भी इनमें कहीं ना कहीं होता है। ऑलराउंड विकास, सार्वभौमिक विकास हम लोग कह सकते हैं, इनमें कराया जा सकता है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ कि डिफाइन रीइंफोर्समेंट। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्बलन। पुनर्बलन अब क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, हम लोग या स्ट्रैटेजी भी हम लोग कह सकते हैं, रणनीति कह सकते हैं, कि जिसमें कोई भी व्यवहार है, जो भी नॉट ओनली जो दिव्यांगजन है, नॉर्मल व्यक्ति भी है, तो जो व्यवहार है उसको क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथन करता है, या जो भी कार्य की दर को बढ़ाता है। अब रीइंफोर्समेंट है, जैसे हम लोग बच्चे को 2 टाइप से रीइंफोर्समेंट देते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। अगेन आई रिपीट कि रीइंफोर्समेंट क्या करता है, किसी भी व्यवहार की या हम लोग कह सकते हैं किसी भी कार्य के क्या करता है, अकरेंस का या दर को क्या करता है, बढ़ाता है, जब भी हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते हैं। रीइंफोर्समेंट में फर्स्ट वन आपका क्या रहता है, पॉजिटिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, POSITIVE, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं कि सकारात्मक। 2 टाइप्स का मेनली है सकारात्मक। फर्स्ट वन सकारात्मक पुनर्बलन। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें सकारात्मक मतलब कि
अगर हम लोग बात करते हैं कि इस तरह का पुनर्बलन हम जब बच्चे को देते हैं, व्यक्ति को देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जो एक्सपीरियंस होता है बच्चे का वो क्या रहता है, सकारात्मक होता है। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा कि स्किनर का, अगर हम बॉक्स के अंदर देखते हैं स्किनर थ्योरी, उसमें चूहा बार बार क्या करता है, लीवर को दबाने की कोशिश करता है और रिस्पॉन्स क्या आता है उसका, जब वो लीवर को दबाता है तो भोजन उसको मिल जाता है। यानी कि जब भी कोई बच्चा पॉजिटिव एफर्ट करता है तो उसको हम चॉकलेट दे रहे हैं या ईटेबल थिंग्स दे रहे हैं, उसको शाबाश दे रहे हैं, वो हमारा किस में आ रहा है, सकारात्मक में। और जो हमारा सेकेंड टाइप है वो क्या है, हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम लोग किसको कहते हैं, नाम से हमारा क्लियर हो रहा है कि नकारात्मक हम लोग कह सकते हैं पुनर्बलन। अब इसमें क्या है, दोनों का उद्देश्य है तो पुनर्बलन ही है, दोनों का उद्देश्य कहीं ना कहीं क्या रहता है, जो दिव्यांगजन है उसके जो कार्य करने की क्षमता है या कार्य को हम लोग कह सकते हैं अकरेंस को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अब नकारात्मक में क्या एग्जाम्पल हम कोड कर सकते हैं कि स्किनर बॉक्स के अंदर अगर हम अगेन एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे चूहे के, अगर हम लोग देखते हैं कि पंजों के ऊपर क्या दिया जाता है, उसके कुछ सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। यानी जैसे ही चूहा लीवर को दबाता है और उसको जो भी इलेक्ट्रिक शॉक होता है वो 10 सेकंड के लिए हम लोग कह सकते हैं कि रोक दिया जाता है। मतलब कि जो चूहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक को दिया जाता है और जैसे वो लीवर को दबाएगा उसको 10 सेकंड के लिए रोक दिया जाएगा। अब वो नेगेटिव उसका कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कार्य करने की दर है उसको तो बढ़ावा मिलता है, लेकिन एक्सपीरियंस उसके लिए भले ही नेगेटिव हो रहा है लेकिन उसके जो कार्य करने की दर है उसको बढ़ावा मिलता है। यानी कि जैसे ही वो पॉजिटिव बिहेवियर को करता है तो जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है, जैसे लीवर को दबाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक को 10 सेकंड के लिए रोक दिया जाता है। इससे जो चूहा होता है उसके जो हम लोग कह सकते हैं रिस्पॉन्स की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट आता है। एंड इसके बाद में जैसे नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द इफेक्टिवनेस ऑफ रिहैबिलिटेटिव एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर हाई सपोर्ट नीड्स, यानी उच्च सहायता आवश्यकता समूह के लिए पुनर्वास और सहायक प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता की व्याख्या कीजिए। तो आप नोट्स में इसको आप लोग डिटेल में देख सकते हैं आप लोग। एंड नेक्स्ट है हमारा कि लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का है, तो एटलीस्ट आपको तो 6 पेजेस आपके एटलीस्ट होंगे, देन आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, वो भी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखना। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में परिवार सहायता कार्यक्रम और इसके महत्व के बारे में लिखें। फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम, अब फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो IFSP के बारे में भी आप लिख सकते हैं, या आप लोग फैमिली सपोर्ट में कि जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए क्या परिवार सहायता कार्यक्रम है जिनको प्रोवाइड किया गया है और उसकी क्या महत्वता है उसको आप लोगों को डिटेल में लिखना है। एंड इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ डिफाइन असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट क्या है उसको आपने डिफ़ाइन करना है। असेसमेंट सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी आप लोगों को ये क्लियर किया है बहुत है कि आंकलन क्या है। विशेष शिक्षा के अगर हम क्षेत्र में बात करते हैं तो डेटा गैदरिंग यानी आंकड़े एकत्र करने का एक हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस है जिसमें आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और जो दिव्यांगजन हैं उससे संबंधित डिसीज़न लेने के लिए, निर्णय लेने में क्या रहता है, सहायक होता है। यानी कि जो भी दिव्यांगजन है उसके संबंधी आंकड़ों को एकत्र किया जाता है कि उसका नाम क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या उसको हम लोग कह सकते हैं कि समस्या है, रीज़न क्या है, अगर वो दिव्यांग हुआ उसके पीछे का हिस्ट्री, वो सारे आंकड़ों को, और स्कूल की क्या उसकी हिस्ट्री है, कोई उसकी एसोसिएटेड कंडीशन तो नहीं है। एसोसिएटेड कंडीशन कहते हैं हम लोग की संलग्न स्थिति, कोई ऐसी तो नहीं है। वो सब चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स में अगर हम किस तरह से असेसमेंट करते हैं तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं
कि एक तो हम लोग किसके माध्यम से कर सकते हैं, चेकलिस्ट के माध्यम से। चेकलिस्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो जांच सूची होती है, जैसे हम लोग MDPS है, FACP है, या FACP के अलावा बेसिक MR टूल है, इन सब का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद में सेकंड है ऑब्जर्वेशन हम लोग कह सकते हैं कि निरीक्षण, कि जो भी दिव्यांगजन है उसका निरीक्षण करके हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट है रेटिंग स्केल, RATING, रेटिंग स्केल का यूज़ कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चे संबंधी इन्फॉर्मेशंस को ले सकते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं वेरियस टाइप्स के थ्रू हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं। जो भी हम लोग वेरियस टाइप से आंकलन करके जो भी उच्च आवश्यकता वाले या उच्च हम लोग कह सकते समर्थन आवश्यकता वाले समूह के जो व्यक्ति होते हैं या बच्चे होते हैं, उनके संबंधी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट लगे। आप लोगों के लिए और भी मैं वीडियोस लाऊंगी जो इसी पेपर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उनको सॉल्व करके बताऊंगी। और अगेन आई रिपीट कि डोंट डिपेंड ओनली ऑन दिस क्वेश्चंस, आप लोग खुद से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। एंड सेकेंड थिंग कि आप लोगों को अभी तो मैंने ये एक्सप्लेन किया है सारे पॉइंट्स को, बट आप लोगों को डिटेल में नोट्स को पाना है तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर भावना, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन नाम से मेरा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल है, दोनों का नाम सेम ही है। तो जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के ही नाम से है। और मैं सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जो भी क्लासेस हैं और जो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल का लिंक है उनको दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप शेयर करें, सो दैट वो भी क्लासेस का और नोट्स का बेनिफिट ले पाएँ। किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, जो भी नोट्स हैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।